पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था गैसों की द्रव्य विलायता के बारे में कि किस तरह से हम क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारक हैं जो गैसों में द्रव्य की विलायता को प्रभावित करते हैं, वो हमने देखा था। जैसे मीन्स विलेय और विलायक का जो प्रवृत्ति होगी उससे किस तरह से विलायता पर प्रभाव होगा, ताप और दाब का किस तरह से प्रभाव होगा। ताप का प्रभाव तो हमने पढ़ लिया था, दाब का प्रभाव हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर हम जो विलायता है, सोल्युबिलिटी है, उसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में मेज़र करें, मतलब हमने मान लिया कि जो विलायता है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का विलयन में, वो समानुपाती होता है प्रेशर के, मीन्स आंशिक दाब के। मतलब जैसे सपोज हमने लिया कि ये कोई भी विलायक है, ये विलायक हो गया। अब इस विलायक पे ये बंद है, यहाँ गैसें उपस्थित हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, एक हो सकती है, दो हो सकती है, चार हो सकती हैं। मान लिया हमने A+B उपस्थित है, यहाँ पे दो गैसेस हैं, तो एक ही जो विलेयता होगी द्रव में वो विलेयता हो जाएगी। जैसे A के लिए लिखते हैं XA इज प्रोपोर्शनल टू PA। मतलब XA क्या है, XA आपका हो गया विलयन में A का मोल अंश है, मोल प्रभाज है। और इसी तरह से XB जो होगा और PA जो होगा वो हो जाएगा गैस A का आंशिक दाब। ये हो जाएगा गैस A का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। इसी तरह से XB विल बी प्रोपोर्शनल टू PB। XB जो होगा वो PB के समानुपाती हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल वाले को हम लेके चलते हैं। भाई ये हमने लिया तो X ये समानुपाती होता है P के, इसको हटाएंगे हम प्रोपोर्शनलिटी को तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे KP, और P इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1/KX, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। तो 1/K को एक नए स्थिरांक से रिप्लेस हम कर देते हैं जिसको हम लिखते हैं KH। तो P क्या हो गया, P = KH × X, जहाँ पे KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक है। और X क्या है, ये मोल अंश हो गया। P क्या हो गया, आंशिक दाब हो गया। मतलब जो आंशिक दाब है वो मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, और जो इस स्थिरांक है वो है KH। तापमान अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, और प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, KH बढ़ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा। वो भी पहले भी हमने देखा था। भाई ये जब अगर फिक्स है, इसको बढ़ाएंगे तो दोनों का जो मीन्स गुणा करके, जैसे कि हमने लिया 6 = 2 × 3। अब ये समझ लो कि KH है ये, और ये क्या है, X है। भाई इसको बढ़ाएंगे, इसको 3 कर दिया, और हमें गुणा क्या रखना है, गुणा करके 6 आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। मतलब KH को बढ़ाते हैं तो X क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारे पास रहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे KH बढ़ेगा, और जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे वैसे जो विलायता है वो घटती चली जाएगी। तो सभी गैसेस के लिए KH का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। मीन्स KH, जैसे ऑक्सीजन अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए KH अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए KH अलग होगा, CO2 के लिए KH अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। जिसकी विलायता ज़्यादा होगी उसके लिए KH का मान कम होगा। जैसे CO2 और हमने ले लिया एक सपोज H2, तो CO2 जो है ध्रुवीय गैस है और ये अध्रुवीय गैस है, तो इसकी विलायता ज़्यादा रहेगी, इसकी विलायता कम होगी जल में। तो इसके लिए KH का वैल्यू कम होगा, इसके लिए KH का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो मतलब आप लिख सकते हो
जिन गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट, हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा, जिन गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अधिक होगा, उनकी विलेयता कम होगी, उनकी विलेयता कम होगी। मतलब जहाँ हेनरी स्थिरांक का वैल्यू मान ज़्यादा है वहाँ विलेयता कम है। ताप बढ़ाते हैं तो हेनरी स्थिरांक की वैल्यू बढ़ती है तो विलेयता घटती चली जाती है। अब अगर हम देखें हेनरी के जो नियम की जो सीमाएं हैं, क्या सीमाएं होती हैं, किस स्थिति में हेनरी का नियम जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हेनरी नियम की सीमाएं, तो आप देखोगे हेनरी के नियम की सीमाएं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या सीमाएं हैं? बहुत सारी सीमाएं होती हैं हेनरी के नियम की। सबसे पहले है, तो इसमें देख लीजिए, हेनरी का नियम निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न परिस्थितियों में ही लागू होता है। क्या परिस्थितियां हैं? पहली परिस्थिति हो गई कि जो दाब है वो अत्यधिक उच्च ना हो। प्रेशर जो है, प्रेशर या जिसको हम बोल देते हैं दाब, वो अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर दाब हम लेंगे तो हेनरी का जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहला लिख लीजिए, दाब अत्यधिक उच्च ना हो, दाब अत्यधिक उच्च ना हो, अत्यधिक ना हो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ताप जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 0 टेम्परेचर हमने ले लिया। ताप जो है, ताप मतलब टेम्परेचर, दाब मतलब प्रेशर, पी से जिसको हम दर्शाते हैं। ताप अत्यधिक निम्न नहीं होना चाहिए, ताप अत्यधिक निम्न नहीं होना चाहिए। तीसरा हो गया, तो पहला हो गया प्रेशर, दूसरा हो गया टेम्परेचर और तीसरा हो गया जो भी हम गैस ले रहे हैं वो रासायनिक रूप से विलायक के साथ क्रिया ना करे। मतलब जो गैसें हैं वो अक्रिय गैसें होनी चाहिए, वो जो भी हमने विलायक लिया है उसके साथ अक्रिय होनी चाहिए, उसके साथ क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो इसमें लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, गैसें रासायनिक रूप से विलायक के साथ क्रिया ना करें। मीन्स अगर रासायनिक रूप से क्रिया करेंगी तो उस पर हेनरी का नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी पहले भी आपको बताया था कि जैसे अगर हम अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया को जल में घोलते हैं तो अमोनिया के साथ जो है जल में घुल के NH4OH, मीन्स ये जो है रासायनिक क्रिया कर रहा है। तो रासायनिक क्रिया करेगा अमोनिया की जल में अगर हम विलेयता देखते हैं तो उसमें हेनरी का नियम जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है जल के साथ रासायनिक क्रिया कर रहा है। इसी तरह से CO2 जो होता है वो भी जल के साथ रासायनिक क्रिया करता है और इससे क्या बन जाएगा, H2CO3। तो जो भी गैस रासायनिक क्रिया करेगी उसके लिए हम हेनरी का नियम नहीं अप्लाई कर सकते। तो इसमें लिख लेना, गैसें विलायक से परस्पर सम्मोहन तथा वियोजन न दर्शाएं। गैसें विलायक से परस्पर सम्मोहन तथा वियोजन न दर्शाएं। यदि विलेय गैस
विलायक से क्रिया करती है, यदि विलेय गैस विलायक से क्रिया करती है, उस स्थिति में या उस परिस्थिति में गैस की विलेयता अत्यधिक होती है। उस परिस्थिति में गैस की विलेयता अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा गैस की विलेयता होती है। जैसे क्या, ये तीनों केसेस हो गए, ये हो गया दोनों केसेस। एक और केस आता है, जैसे अगर हम देखें ऑक्सीजन की जल में जो विलेयता होती है वो बहुत निम्न होती है। इसकी विलेयता जो रहती है जल में वो बहुत निम्न रहती है, जबकि ऑक्सीजन की जो विलेयता है ब्लड में, खून में विलेयता जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो एक तरह से रासायनिक क्रिया करती है और ये बन जाता है HbO2 तो हीमोग्लोबिन के साथ रासायनिक क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन, इसलिए मीन्स रुधिर में, रक्त में या फिर ब्लड में जो इसकी विलेयता होती है वो अत्यधिक होती है, जल में विलेयता बहुत कम होती है। O2 आगे पॉइंट लिख लेना। O2 जल में आंशिक रूप से विलय होती है, किंतु इसकी रक्त में विलेयता उच्च होती है। O2 जल में आंशिक रूप से विलय होती है, O2 जल में आंशिक रूप से विलय होती है, परंतु रक्त में इसकी विलेयता अत्यधिक होती है या उच्च होती है। क्यों होती है? वो होती है इस रासायनिक अभिक्रिया के कारण। ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके कारण जो है इसकी विलेयता बहुत ज़्यादा होगी। और इन स्थितियों में ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगे। यहाँ पे हेनरी का नियम जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आगे हम देखते हैं कि मतलब वैसे तो हेनरी का नियम यहाँ पे गलत नहीं होगा, मतलब कि हम जैसे हेनरी के नियम से बोलें कि भाई दाब बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट अगर हमें निकालना है, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वो मोल फ्रैक्शन हम यहाँ से ज्ञात नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें तो सीमाएं हम देख रहे थे, आगे जो लास्ट आएगा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, मीन्स एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं हेनरी के नियम के, उसको हम देखने वाले हैं। तो आगे लिख लीजिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं, जैसे सोडा जल, जो सोडा होता है, या कार्बोनेटेड ब्रेवेजेस होते हैं, कार्बोनिकृत पेय होते हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 मिला हुआ होता है। CO2 उसको क्या करते हैं हम बहुत हाई प्रेशर पे सील करते हैं। हाई प्रेशर अगर लेंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब जो कार्बोनेटेड ब्रेवेजेस होते हैं, बियर हो गया आपका या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसको बहुत हाई प्रेशर पे सील किया जाता है, उसको बंद किया जाता है, जिससे उसमें गैसों की विलेयता बहुत अधिक रहे, CO2 की विलेयता बहुत अधिक रहे। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना उदाहरण मीन्स इसका एप्लीकेशन में। तो हमारा हेडिंग था हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के निम्न अनुप्रयोग रहते हैं। पहला लिखिए इसमें, सोडा जल एवं शीतल जल में, सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता, सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए
बोतल को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है। बहुत अधिक दाब पे उसको हम क्या करेंगे, करेंगे, अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है। दूसरा इसका उदाहरण है समुद्री गोताखोर। जो समुद्री गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं। भाई ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें नाइट्रोजन भी रहेगी, मतलब एयर का सिलेंडर होता है, प्यूरिफाइड एयर होती है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, और भी गैसेस उसमें रहती हैं। लेकिन समस्या क्या आएगी, सपोज ये हमने क्या ले लिया, एक समुंदर है, वो सतह है समुंदर की, ये हो गया समुंदर, ये सपोज किलोमीटर में ऊंचाई है, इसका जो गहराई है ये हो गया सपोज 5 किलोमीटर गहराई हो गई इसकी। वही जैसे जैसे नीचे वो जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाता है, तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो दाब जो होगा, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे गोताखोर सपोज यहाँ पे है पहले, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, नीचे जैसे जैसे वो जा रहा है, प्रेशर क्या बढ़ रहा है, दाब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दाब इंक्रीज होगा तो गैसों की विलेयता, जो वो ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, सांस ले रहा है, सांस में जो ऑक्सीजन ले रहा है उसकी विलेयता जो होगी जैसे जैसे नीचे हो जाएगा बढ़ती चली जाएगी। जब वो नीचे आ गया तो जो ब्लड में एयर उपस्थित होगी उसकी विलेयता बहुत अधिक होगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं वो सदा वो यहाँ रहेगा। अब उसने क्या किया, ऊपर जाना शुरू किया तो प्रेशर क्या होने लगा, दाब क्या होने लगा, कम होने लगा। भाई दाब कम होगा तो विलेयता घटती चली जाएगी। अब विलेयता जब घटेगी तो जो ब्लड में घुली हुई ऑक्सीजन है वो उससे अलग होने लगेगी, वो एक बबल के फॉर्म की तरह से आ जाएगी, मतलब उसके क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे बबल बन जाएंगे। अब छोटे छोटे जो बबल होते हैं वो बहुत कष्टदायी होते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। बैंड बन जाएंगे, बैंड्स, और उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी गोताखोरों की मौत भी हो जाती है उन बैंड्स की, ऑक्सीजन एयर की वजह से। मतलब जो बबल्स बन गए ऑक्सीजन के, उससे क्या होता है, वो बहुत पीड़ादायी होते हैं या फिर उनसे मौत भी हो जाती है उन बैंड्स की वजह से। तो इस समस्या को अगर हमें कम करना है तो कैसे कम होगा, कम करने के लिए समस्या को, भाई अगर एयर हम लेते हैं तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है मोस्टली, लगभग 80% या 79%, और ये 21%। इसमें क्या करते हैं, इसको हीलियम से तनु कर देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं। हीलियम, क्योंकि उसकी जो विलेयता है हीलियम की वो कम होती है, तो इसको हीलियम से तनु कर देते हैं। तो तनु कर देंगे तो हीलियम जब नीचे जा रहा है तो हीलियम कम घुलेगा, भाई कम घुल रहा है तो निकलेगा भी कम, तो उस तरह की समस्या खत्म हो जाती है। गैस को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें हीलियम, उसको हीलियम से तनु करने पर। तो आप इसमें एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, गहरे समुंदर में सांस लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। गहरे समुंदर में सांस लेते गोताखोरों को अधिक दाब पर गैस की अधिक विलेयता का सामना करना अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। इससे रुधिर में या रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती है
और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देती है, और एक चिकित्सीय अवस्था उत्पन्न कर देता है। इसे बैंड्स कहते हैं, जिसे बैंड्स कहते हैं। यह है अत्यधिक पीड़ादायी एवं जानलेवा होता है। यह अत्यधिक पीड़ादायी, यह अत्यधिक पीड़ादायी एवं जानलेवा होता है, एवं जानलेवा होता है। बैंड से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा में, बैंड से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। तो क्या होता है, तनु की हुई वायु को भरा जाता है। इसमें हीलियम जो होती है वो हीलियम कितनी रहती है, हीलियम रहेगी 11.7%, और नाइट्रोजन जो रहती है, नाइट्रोजन होगी, ये वैल्यू एग्जैक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ये याद रखना है कि भाई कितना प्रतिशत होता है। 56.2%, 56.2%, और ऑक्सीजन जो होगी वो रिमेनिंग, वैसे 100 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32.1%। तो इतना टोटल परसेंटेज उसका रहता है, इतने प्रतिशत नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा और ऑक्सीजन होगा। भाई हीलियम से तनु कर दिया तो बैंड की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, और नाइट्रोजन की अधिक जो विलयता है उसकी समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो भाई यूज़ हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन समस्या क्या करेगा, नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन कोई भी रासायनिक कोई क्रिया तो करेगा नहीं, तो नाइट्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो समस्या यहाँ से पूरी हो जाएगी। अगला जो केस है वो है भाई, ये पहाड़ी पे हम चढ़ रहे हैं, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में भाई नीचे जो दाब है वो क्या होगा, कम। अभी मैंने जैसे बताया था जितने नीचे जाएंगे दाब जो है उतना ज़्यादा होगा। जब ऊपर जा रहे हैं पहाड़ों पे दाब क्या होगा, कम होगा। प्रेशर, ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जो मनुष्य की सोचने की और कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। फिर से एक कंडीशन आ जाती है, मेडिकल कंडीशन आ जाती है, उसको क्या बोल रहे हैं, एनोक्सिया बोल रहे हैं। क्या है, एनोक्सिया। एनोक्सिया में क्या होता है कि आदमी सही से सोच नहीं पाता है, सही से कार्य नहीं कर पाता है। तो क्या हो जाएगा, जब हिल स्टेशन पे हम जाते हैं, जैसे जो आपने फिलहाल में पढ़ा होगा कि जो चीन से विवाद चल रहा है उसमें वो जो बहुत हाई पॉइंट है, लगभग 14,000 फीट ऊपर है वो। तो 14,000 फीट ऊपर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि फौजी को नीचे से ग्राउंड से उठा के और सीधा वहीं पे ले जाके पटक देंगे। ऐसा होगा तो फौजी जो जितने भी सोल्जर्स हैं हमारे, वो उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाएगी बिना किसी लड़ाई की। उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उसमें उस एटमॉस्फेयर में ढाल नहीं पाएंगे। भाई सपोज़ ये मान लो हमने कि ये क्या है, 14,000 फीट ऊंचाई है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उसे वहाँ पे ले जाएंगे, पहले यहाँ लाएंगे, 2,000 फीट पे ले आए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले गए, फिर यहाँ ले गए, और फिर लास्ट में उसे यहाँ ले जाएंगे। भाई यहाँ जब 10-15 दिन यहाँ रखेंगे जिससे यहाँ स्टेबल हो जाए, फिर यहाँ रखेंगे जिससे यहाँ स्टेबल हो जाए। मतलब धीरे धीरे उसके शरीर को उस तरह ढालेंगे कि जिससे क्या वो यहाँ पे भी सही से काम कर सके, उसका दिमाग सही से चल सके। अगर डायरेक्ट उसको ले जाएंगे तो उसको अनोक्सिया हो जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए आगे का पॉइंट,
अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। सतही स्थानों से मतलब सतह वाली जो लैंड एरिया है, प्लेन एरिया है, वहाँ से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर में, आरोहकों जो जाते हैं वहाँ पे, पर्यटक जो जाते हैं, के रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है, कि रुधिर में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं, इसके कारण आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं और स्पष्टतः सोच नहीं पाते, और स्पष्टतः सोच नहीं पाते। इस लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं, इस लक्षण को एनोक्सिया कहते हैं। ये जो मेडिकल कंडीशन बनती है उसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। तो क्या हो गया? एनोक्सिया हो जाएगा उनको। तो ये हो गया गैसों की द्रव में विलयता। आगे अगर हम देखें, जो लास्ट केस हमारे पास बचता है वो रहता है द्रव में द्रव की विलयता। अगर द्रव में द्रव मिल रहा है तो उससे क्या होगा? तो आ गया द्रवों में द्रवों की विलयता, की विलयता मीन्स सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। द्रव में द्रव की विलयता किस तरह से होगी? जब द्रव को द्रव में हम मिलाते हैं तो निम्न परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसमें। उस कंडीशन में अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसको हम आगे देखेंगे। भाई ज़रूरी नहीं है कि एक द्रव दूसरे द्रव में सदैव घुलनशील हो, वो आपस में घुल जाए। वो मिश्रणीय हो भी सकता है, घुलनशील हो भी सकता है, या फिर अघुलनशील भी हो सकता है। तो उसमें पहला पॉइंट आप लिखिए। पॉइंट पहला नहीं है, मतलब फर्स्ट या सेकेंड डाल के लिखने की जरूरत नहीं है। जब दो द्रवों को मिलाया जाता है, जब दो द्रवों को मिलाया जाता है निम्न प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है। निम्न प्रकार का मिश्रण प्राप्त होता है। तीन तरह का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। पहला होता है, पहला उसमें हो गया कि जब जो द्रव हम मिला रहे हैं वो एक दूसरे में घुलनशील नहीं है, वो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं। तो मीन्स क्या होगा? जैसे हमने क्या किया, जल ले लिया, पानी ले लिया और पेट्रोल ले लिया। भाई पेट्रोल और जल क्या होते हैं? वो एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। तो जल और पेट्रोल जब हम लेंगे तो दो लेयर अलग अलग बन जाएंगी उसमें। एक जल की लेयर बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी? पेट्रोल की लेयर। तो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, वो एक दूसरे में क्या होंगे? अमिश्रणीय होंगे या अघुलनशील होंगे। जब, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, जब दोनों द्रव मिश्रित नहीं होते हैं, जब दोनों द्रव मिश्रित नहीं होते हैं, जब दोनों द्रव मिश्रित नहीं होते हैं, जब दोनों द्रव मिश्रित नहीं होते हैं तथा दो पृथक परत बन जाती हैं, तथा दो अलग अलग परतें बन जाती हैं, तथा दो अलग अलग परतें बन जाती हैं, इन्हें अमिश्रणीय कहते हैं। क्या कहेंगे उसमें? अमिश्रणीय कहेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? अमिश्रणीय कहते हैं। क्या हो जाएंगे वो? अमिश्रणीय। जैसे क्या एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उदाहरण ले सकते हो। जल में अगर हम जल तथा बेंजीन को अगर हम आपस में मिलाते हैं, जल और बेंजीन जो है आपस में क्या होंगे? दो अलग अलग परतें बनाएंगे, वो एक दूसरे में अविलय होते हैं। दूसरा केस हम लेते हैं, जब वो आपस में
आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं। मीन्स जो कम मात्रा में मिश्रित होंगे, ऐसा नहीं है कि जितना भी आपस में मिला दिया वो मिल गया, थोड़ा वो मात्रा में मिश्रित होते हैं। तो आंशिक रूप से मिश्रित होते हैं। वो आंशिक रूप से कब मिश्रित होते हैं? जब अंतर आकर्षण बलों में काफ़ी अधिक अंतर रहता है। और ये पहली वाली स्थिति कब आती है? जब ध्रुवीय को अध्रुवीय में मिलाएंगे तो वो आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा। भाई ये दोनों अलग हैं तो एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। अगर मीन्स जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है, उनका जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो अगर काफ़ी अलग होगी तो भी विलयता काफ़ी कम होगी। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, दो द्रव आपस में आंशिक रूप से मिश्रित हो सकते हैं। दो द्रव आपस में आंशिक रूप से मिश्रित हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब एक द्रव का अंतराणुक मतलब अणुओं के बीच में जब एक द्रव का अंतराणुक आकर्षण बल दूसरे द्रव के बल से भिन्न होता है। जब आकर्षण बल जो होंगे, अंतराणु का आकर्षण बल जो होंगे, जैसे क्या ले लिया हमने? मीन्स ईथर हमने ले लिया। ईथर में किसको हम मिला रहे हैं? जल को मिला रहे हैं। ईथर और जल जो होंगे, उनका जो नेचर है वो अलग होता है। ईथर तथा जल अगर हम मिलाते हैं तो उस केस में उनकी विलयता में जो है काफ़ी अंतर रहता है, मतलब बहुत कम मात्रा में वो विलय होते हैं। तीसरा केस आता है जब किसी भी अगर अंतराणुक मीन्स इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो समान हैं तो वो किसी भी मात्रा में घुल जाते हैं। जैसे क्या? एल्केन हमने ले लिया, बहुत सारे एल्केन्स हो सकते हैं। अगर हम अलग अलग एल्केन्स को आपस में मिलाते हैं तो एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। जब तीसरा लिखिए, जब दो द्रव परस्पर एक दूसरे से सभी अनुपात में मिलते हैं, इन्हें मिश्रणीय कहते हैं। ऐसा कब होगा? ऐसा तब संभव है जब दोनों द्रव समान प्रवृत्ति के हों। जैसे जब अलग अलग एल्केन्स को आपस में मिलाते हैं तो उनकी घुलनशीलता काफ़ी अधिक होती है। या फिर जैसे कि अल्कोहल को जल में मिलाएं, या फिर बेंजीन को टोल्यूइन में मिलाएं। वाटर प्लस अल्कोहल हमने कर दिया। दूसरा हो गया बेंजीन प्लस टोल्यूइन। या फिर हमने क्या ले लिया? C6H14 को C7NH16 में मिलाते हैं। ये हो गया हेक्सेन और ये हो गया हेप्टेन। हेक्सेन हेप्टेन को मिलाएंगे, मतलब समान प्रवृत्ति के अगर पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे क्या होगा? वो आपस में मिश्रणीय होंगे। ये स्थिति हो गया। आगे हम देखेंगे कि क्या वाष्पन क्या होता है, वाष्प दाब क्या होता है, और विलयन का वाष्प दाब हम कैसे निकालेंगे। राउल्ट्स लॉ आता है आगे, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।
तब तक के लिए आप जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और मन लगा के पढ़िए। कोई भी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्कूल टाइम में आप फ़ोन करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी डाउट है तो उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं।